नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला परिवार में और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आपको पता है कि एसएससी जीडी 2023 की सीरीज चली हुई है जिसमें मैं आपके सामने जो एसएससी जीडी ने पिछले साल 2023 में कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको मैं लेकर आ रहा हूं हर वीडियो में। अब तक बच्चों हमने केवल 2 वीडियो जो है अपलोड की है एसएससी जीडी प्रीवियस की, ठीक है। उनमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए उनके जो बेस्ट अप्रोच आपको बताई गई उसी के अकॉर्डिंग आपको अगले जो 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम होगा उसमें भी आपको इसी तरीके से फिर जो है क्वेश्चन को जल्दी से बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ जो आपके सामने आ चुका है, जो कि डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एक बार बच्चों मेरे कहने से इस क्वेश्चन को जो है आप जो है वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने की कोशिश जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10%, 5% और 3.5% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन बच्चों हमारे सामने 14.5%, 16.94, 75%, 17.4925%, 18.5%, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे सामने 3 छूटें देकर एक ही एकल छूट पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है एग्जामिनर, ठीक है। ये चाहता है कि ये 10, 5 और 3.5% की अलग अलग छूट ना देकर अगर मैं इनके बराबर ही एक ही अगर छूट दे दूं तो क्या हो सकती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। तो बच्चों इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसा कि आपको भी पता है, ठीक है। आप जो है फ्रैक्शन से भी कर सकते हो क्वेश्चन को कि जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर आप तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप 100 मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराऊंगा जो एसएससी जीडी ने पूछे हैं, मैं उन सब की एकदम बेस्ट अप्रोच आपके सामने लेके आऊंगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त ज्यादा टाइम जो है ना लगे, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से या फिर 100 मान के सॉल्व करते हो तो आपको कैलकुलेशन में फंसना ही फंसना होगा, क्योंकि हम जब आसान परसेंटेज होती है और इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज पूछता है तो बच्चों हम फ्रैक्शन से 100 मानकर कर सकते हैं क्योंकि वो इजी हो जाता है अगर परसेंटेज आसान है। लेकिन बच्चों अगर परसेंटेज आपके सामने 10 है, 10 तो एक इजी परसेंटेज है, 5, 3.5% इस तरह की परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आपको कैलकुलेशन में फंसना ही फंसना होगा। तो इस कैलकुलेशन से फंसने के लिए ही, वो फंसने से बचने के लिए ही आपको मैं एक बेस्ट अप्रोच आपको देने वाला हूं, ठीक है बच्चों। जब भी आपसे 3%, जब भी आपसे मान के चलो एक x% है, एक y% है और एक z% है, जब भी आपसे 3% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज पूछता है तो आपको मैं एक फॉर्मूला देने वाला हूं। उस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में तो आप बहुत ही जल्दी जो है अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या होगा, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, इस चीज की चर्चा करेंगे बच्चों जब हम कंटेंट वाली क्लास आपको देंगे, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट अब याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिएगा, तो फॉर्मूला क्या है, x + y + z, यानी कि आपको पहले तीनों की तीनों परसेंटेज को जोड़ देना है, ठीक है। माइनस अब 2 कर के मल्टीप्लाई कर दो, xy + yz + zx, ठीक है बच्चों। और इसके अपॉन में कर दो बेटा 100, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई y में, फिर y की मल्टीप्लाई z में और z की मल्टीप्लाई वापस से x में, और इनको सबको जोड़ दो और बटे में कर दो 100। बात समझ में आई। इसके बाद आप तीनों ही परसेंटेज का क्या करोगे, तीनों ही परसेंटेज का बच्चों मल्टीप्लीकेशन करोगे, यानी कि x y z और अपॉन में कर दोगे बच्चों 10,000। क्या कर दोगे, 10,000, ठीक है। तो ये जो आई आपके सामने ये इक्विवेलेंट परसेंटेज है, ये 3 डिस्काउंट का इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट है। आपको इसका इस्तेमाल करना है अगर आप चाहते हो अपने क्वेश्चन पर जल्दी जाना, ठीक है। तो हमारे सामने बच्चों 3 परसेंटेज है, 10%, 5% और 3.5%। एक दे रखी है बच्चों 10%, एक दे रखी है बच्चों 5%, एक दे रखी है बच्चों 3.5%, और इसी का हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बच्चों हमें करना होगा तीनों परसेंटेज का जोड़। 10 और 5 15, 15 और 3 18, यानी कि 18.5। ये कितना है, 18.5। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वो 18.5 से तो बेटा थोड़ा सा कम होगा, यानी कि केवल थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 18.5 इनका जोड़ है, यानी कि x + y + z में से कुछ घटेगा भी, तो कुछ घटेगा भी फिर जुड़ेगा भी, समझ रहे बात को। लेकिन बट्टे में बेटा 10,000 है तो बहुत ही माइनर सा जुड़ेगा, लेकिन यहाँ बटे में 100 है तो इसका मतलब ज्यादा घटेगा। अगर ज्यादा घटेगा तो इसका मतलब 18.5 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि फिर बाद में जुड़ना भी है। अब थोड़ा सा कम होगा तो इसका मतलब पहला ऑप्शन 14.5 तो बेटा ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 18.5 से थोड़ा सा ही कम होना है। तो आंसर आपका ये ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल, ठीक है। 18.5 यानी कि डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, क्योंकि 18.5 तो रह ही नहीं सकता, इससे कम ही होगा, ठीक है ना। 2 ऑप्शन तो हमने देखते हटा दिए। अब हमारे पास बचते हैं बच्चों 16.9475 और सी ऑप्शन है 17.4925।
5, इन दो में से संभावना है कि ऑप्शन जो है बी होगा या फिर सी होगा। लेकिन अगर मैं प्राथमिकता की बात करूं बच्चों, तो प्राथमिकता हमारी 17 वाले को होगी, यानी कि सी ऑप्शन को होगी। उसका कारण ये है क्योंकि थोड़ा सा कम होगा, 18.5 से ज्यादा कम नहीं होगा। क्लियर हुई बात? 2 का अंतर नहीं आना, ठीक है, 1 के आसपास अंतर आ सकता है, ठीक है। चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, अभी अभी संभावना ही है कि आंसर ये हो सकता है कि नहीं, ठीक है, चलिएगा। अब अगर मैं बात करूं बच्चों 18.5 में से जब हमने घटा दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो अब दो की मल्टीप्लाई करके 10 पंजे 50 प्लस 5 गुणा 3.5 करोगे तो 35 पंजे 175 होता है, पॉइंट लगेगा 17.5 प्लस अब 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो 35। बात समझ में आई? और अपॉन में है बच्चों 100। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। अब प्लस अब एक्स वाई जेड यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, 10 पंजे 50, 50 गुणा 3.5 में करोगे, जीरो से पॉइंट हटेगा तो 35 पंजे 175 ही बचेगा, 175। और बटे में क्या है बच्चों? 10,000, बटे में है 10,000। क्लियर हो चुकी होगी इतनी बात भाई, है ना? अब इनको जोड़ लेते हैं, 50 और 30 80, 5 85, 85 और 10 95, 7 102, तो 102.5 बनेगा। ऊपर जो बनेगा बेटा 102.5 बनेगा, ठीक है। लेकिन बटे में 100 भी है और एक पॉइंट यहाँ लगा, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगी, यानी कि दशमलव बच्चों 1 के बाद लगेगी। क्लियर हुई बात? दशमलव कहाँ लगेगी? 1 के बाद लगेगी, तो 1.025। यहाँ पे बच्चों 18.5 माइनस प्लस यहाँ पे 10,000 है तो दशमलव कहाँ लगेगी? 4 अंकों के बाद, यानी कि 175। ठीक है बच्चों, अब आपको 18.5 में 0.0175 को जोड़ देना है, तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा? 18.5 175। अब माइनस करोगे बच्चों 1.025। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये 5175 है, ये 025 है, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाया जा सकता है। 18 में से 1 गया 17, तो इसका मतलब आंसर होगा 17 वाला, 17.4925 ये आपका आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट परसेंटेज है बच्चों आपका, तो सी ऑप्शन 49.25%। तो उम्मीद है बिना ज्यादा कैलकुलेशन के आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को अंजाम दे सकते हो, अपने इसके अंजाम तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से करो। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। तो चलिए बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को एक बार देखते हैं किस चीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा चक्रवर्ती ब्याज का। तो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में भी था और इस नए पेपर में भी है। ठीक है बच्चों, तो चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होते हुए 3.375 गुनी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है 50%, बी ऑप्शन है 150%, सी ऑप्शन है 100% और डी ऑप्शन है बच्चों 200%। तो चलिए करते हैं भाई क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया चक्रवर्ती ब्याज की दर से, किस दर से, यानी कि दर ही आपको बतानी है। ठीक है, 3 वर्षों में कितना? 3 वर्षों में हो जाती है कितना गुना बच्चों? 3 वर्षों में हो जाती है 3.375 गुना हो जाती है। बात समझ में आई? अगर बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो क्या बटे में 1000 आएगा? 1000 आएगा भाई। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो इसके अपोन में क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो है 3375 बटा 1000, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? आप कहोगे सर इसका घनमूल कर दोगे। क्या कर दोगे? घनमूल। ठीक है ना, तो 1000 का घनमूल क्या होगा बच्चों? 10 होगा। और 3375 का जो घनमूल होगा वो होगा 15, क्योंकि 15 की पावर 3 होता है 3375। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, तो इसका मतलब 2 रुपए 3 रुपए बन जाते हैं। ठीक, 1 साल बाद। तो मुझे बताओ ब्याज कितना मिलेगा? आप कहोगे सर ब्याज मिलेगा 1 रुपए का। और ब्याज बच्चों हमेशा जो मिलता है वो हमेशा मूलधन पर मिलता है, और मूलधन हमारा कितना है बच्चों? 2। तो 1 रुपए का जो ब्याज मिला वो 2 रुपए पर मिला, तो 100 पर कितना? क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, रेट परसेंट निकालनी है, तो आपका जो जवाब होगा बच्चों वो होगा 50%, जो कि आपका ए ऑप्शन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में 3 साल का आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे रखा था, आपको 1 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे आना था, क्योंकि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो हमेशा हमें 1 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 3 साल का मैं दे रखा था 3.375, पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पे 1000 आ गया, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 और 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15/10। इसको सिंप्लीफाई कर दिया 3/2। ठीक है, तो 2 रुपए जब 3 रुपए बनेंगे, यानी कि 2 रुपए यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 2 रुपए प्रिंसिपल है और 3 रुपए अमाउंट है। ठीक है बच्चों, तो 2 रुपए 1 साल बाद 3 रुपए बनते हैं, तो इस बात का मतलब है 2 रुपए पर 1 का ब्याज मिला होगा, तभी तो 3 रुपए बने। 100 पर कितना? आंसर आया 50%। तो उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ठीक है, जल्दी से नोट करो फटाफट।
चलिए बच्चों मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है, एक बार जो है इस क्वेश्चन को बनाने की ट्राई करना, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन है आपके सामने, एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 6% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है। 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? 2 दशमलव तक विचार करें। ऑप्शन है बच्चों 666.66 किलोग्राम, 333.33 किलोग्राम, 663.66 किलोग्राम और डी ऑप्शन है 336.33 किलोग्राम। तो चलिए बच्चों करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है एक तरीके से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको एक ही तरीके का प्रयोग करना है, उसका नाम है एलिगेशन मेथड। बस एलिगेशन के अलावा इस सवाल को मत करना, ठीक है, जल्दी हो पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 1000 किलोग्राम चीनी एक थोक विक्रेता के पास, एक थोक व्यापारी के पास है, ठीक है, जिसका एक भाग, अब इसका जो है एक भाग तो वो बेचता है बच्चों 6% के प्रॉफिट पर और दूसरा भाग बेचता है बच्चों वो 12% के प्रॉफिट पर। क्लियर हुई बात? यहां 6% का प्रॉफिट कमाता है या 12% का प्रॉफिट कमाता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% हुआ। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है कि 1000 किलोग्राम एक थोक व्यापारी के पास कोई सामान था, ठीक है ना, चीनी थी मतलब, जिसका कुछ भाग 6% पर, कुछ भाग 12% पर। अब इनको बेचने पर उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है बच्चों वो 10% होता है, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ बच्चों? 10% हुआ। क्लियर हुई बात? ठीक है, 10% हुआ। तो 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी होगी? इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछ ली। तो आपको लगाना है बच्चों एलिगेशन। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एलिगेशन मेथड केवल बच्चों तभी लगेगा जब जो बीच का यानी कि ओवरऑल जो प्रॉफिट आया ये हमेशा इन दोनों में से किसी एक से बड़ी होती है और किसी एक से छोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट कभी भी 6 से कम नहीं होगा और 12 से ज्यादा नहीं होगा, 6 और 12 के बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए एक से बड़ी और एक से छोटी होगी। तो बड़े में से छोटा घटाना है, 12 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा? 2%। और 10 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा बच्चों? 4%, ठीक है ना। 10 में से 6 गए 4 और 12 में से 10 गए 2। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, रेशियो बना दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मैं कह सकता हूं कि 6% पर उसने 1 यूनिट बेचा होगा और 12% पर उसने 2 यूनिट बेचा होगा। तो टोटल कितना यूनिट उसने बेचा? 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट उसने टोटल बेच दिया। कितना? 3 यूनिट उसने टोटल बेच दिया। जबकि सवाल में कहा गया कि नहीं उसने 1000 किलोग्राम बेचा था, तो 3 यूनिट 1000 किलोग्राम के बराबर होगी। सवाल में पूछा गया है कि 6% पर उसने कितना बेचा। आप कहोगे सर 6% पर उसने 1 यूनिट बेचा, 3 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों 1000/3 होगी। इसका मतलब 339.33। तो लगभग इतने किलोग्राम उसने जो है 6% प्रॉफिट पर बेचा, जिसका बी ऑप्शन यही है 333.33, यानी कि इसका जो आंसर है बच्चों वो बी फॉर बॉल यानी कि बी ऑप्शन है, ठीक है। तो सिंपल एलिगेशन मेथड का प्रयोग करके आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 3D यानी कि मेंसुरेशन से। यदि एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन v घन सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? तो क्वेश्चन में दे रखा है भाई आयतन यानी कि वॉल्यूम की एक शंकु है जिसका वॉल्यूम v है। वॉल्यूम कितना है बच्चों? v। और हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है बच्चों h, ठीक है। तो आपसे जानना चाहता है कि त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी। आपको ये पता होगा कि जो शंकु की आकृति होती है बच्चों, शंकु की आकृति होती है ये वाली, ठीक है ना। जैसे आपने हैप्पी बर्थडे पे कैप देखी होगी ना, तो कैप की आकृति का ही क्या होता है बच्चों? ये शंकु बना होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? ये रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, और ये इसकी क्या होगी बच्चों? ये इसकी हाइट होगी, ठीक है बच्चों। और ये क्या होगी? इसकी स्लैंट हाइट होगी यानी कि तिर्यक ऊंचाई होगी, ठीक है। अगर बच्चों में इसके आयतन की बात करूं तो आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो यानी कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे
एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है बच्चों, वृत्ताकार है, बेस कैसा है, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, और इनटू हाइट यानी कि एच, तो यानी कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ये बनेगा, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर बच्चों को फॉर्मूला याद है तो ही इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले करने होते हैं जरूरी, ठीक है, याद करने, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट क्या है, एच है, तो इसका मतलब इस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को ही हमें v के बराबर रखना है, और आपसे r की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चों मुझे बताओ r स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3 की मल्टीप्लाई v में करोगे 3v, ठीक है, अपॉन में क्या होगा बच्चों, पाई एच, अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई एच आ जाएगा, ठीक है। तो r की जो वैल्यू बनेगी बच्चों वो 3v बटे पाई एच बनेगी, ठीक है, और इसका क्या कर दोगे, वर्गमूल कर दोगे, तो r की वैल्यू आपके सामने आ चुकी, तो यानी कि r की वैल्यू है बच्चों ये, तो आंसर भी आपका क्या होगा, ये, और आपसे त्रिज्या ही पूछ रहा था तो आंसर हो गया ये, तो इसका मतलब आपका जो आंसर है बच्चों डी ऑप्शन है। क्लियर हो चुकी बात, तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन, जिसमें दे रखा है 3v अपॉन पाई एच का वर्गमूल इतना सेंटीमीटर जो आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिएगा जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, ठीक है, जल्दी नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है, इसको एक बार बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने जो आया है, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक रेशो का क्वेश्चन दे रखा है, रेशो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 936 रुपए को PQR में गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में R का लाभ क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है 24, 200, 216 और 124। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको अटेम्प्ट, क्या कैसे करना है देखते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 936 रुपए, कि इस 936 रुपए को ना हमें बांटना है किसमें, 3 लोगों में बांटना है, किसमें, P में, Q में और R में, ठीक है। लेकिन गलती से 1/2, 1/3, 1/4 के बजाय 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया, मतलब बांटना था हमें 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशो में, इस रेशो में हमें बांटना था, लेकिन हमने गलती से बांट किस रेशो में दिया बच्चों, 2:3:4, इस रेशो में बच्चों हमने इसको बांट दिया, ठीक है। अब सवाल वाला पूछता है आपसे कि वितरण में R का लाभ क्या होगा, तो R का प्रॉफिट पूछ रहा है कि R का प्रॉफिट क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है बेटा 24 रुपए, ऑप्शन बी में है 200 रुपए, ऑप्शन सी में बच्चों 216 रुपए, और ऑप्शन डी में है 124 रुपए, ठीक है बच्चों, 124 रुपए, ऑप्शन डी में 124 रुपए, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं भाई किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अंजाम देना है, एक बार फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि एक आदमी के पास 936 रुपए थे जिसको PQR में बांटना था, किस रेशो में, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया, ठीक है। अब केवल आपसे ये बात पूछना चाहता है कि बताइए R का प्रॉफिट क्या होगा, R का प्रॉफिट क्या होगा। चलिए बच्चों कैसे करते हैं सवाल को देखते हैं भाई। देखिए बच्चों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि रेशियो ना कभी भी ना तो पॉइंट की फॉर्म में लिखा जाता और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता। अगर एग्जामिनर ने पॉइंट की फॉर्म में या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में कोई रेशियो दे रखा होगा तो आपको उसको बदल लेना है किसमें, इंटीजर फॉर्म में। बात समझ में आई, तो इंटीजर फॉर्म में बदल लेना है। तो बदलने के लिए क्या करोगे, बटे में जो 2, 3 और 4 दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 2, 3, 4 के एलसीएम से पूरे रेशो में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम बेटा 12 होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो 2 6 12 यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, 3 चौक 12 यानी कि यहाँ पे 4 आ गया, 4 3 12 यानी कि यहाँ पे 3 आ गया। तो इस बात का मतलब है कि 1/2, 1/3, 1/4 का मतलब ही क्या होगा, 6 4 3 होगा। यानी कि बांटना चाहिए था हमें, यानी कि राइट रेशियो तो ये है बच्चों, बांटना चाहिए था तो हमें 6 4 3 के रेशो में, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, रॉन्ग रेशो क्या है बच्चों, ये हो गया, हमने गलती से 2 3 4 के रेशो में बांट दिया। बात समझ में आई। लेकिन एक छोटी सी बात को आपको समझ के चलना है, ठीक है भाई। 936 रुपए को ही हमें इस रेशो में बांटना था और 936 रुपए को ही हमें इस रेशो में बांटना है। तो इसका मतलब जो टोटल मनी है वो दोनों में सेम ही बटेगी। बात समझ में आई। लेकिन रेशो अलग अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेशो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन बटेगा यहाँ पे भी 936 ही और बटेगा बच्चों यहाँ पे भी 936। तो चलिए बच्चों यहाँ पे चेक कर लेते हैं टोटल मनी यहाँ पे कितनी है। 6 और 4 10 और 3 13। तो बच्चों यहाँ पे तो है टोटल मनी 13 और यहाँ पे कितने, 2 और 3 5 और 4 9। यहाँ पे कितना है बच्चों, 9। यानी कि जो टोटल मनी है वो तो कांस्टेंट थी ना भाई, इधर भी 936 ही बटना था, इधर भी 936 ही बटना था। कुल धन तो कांस्टेंट है, स्थिर है। तो कुल धन अगर कांस्टेंट है तो इसको बेटा हमें समान कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 13 बना है धन और यहाँ पे कितना है, 9 है। तो 13 और 9 को इक्वल करने के लिए यहाँ पे आपको 9 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 13 और 9 13 9 में 117।
यहाँ पे आपको 13 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 और 2 5 और 4 9, 9 गुणा 13 यानी कि 117। अब हमारा जो टोटल धन है, कुल मनी है, वो इक्वल हो चुकी, कांस्टेंट हो चुकी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 9 थी 27 यानी कि इसको मिलना चाहिए था कितना 27 यूनिट, और यहाँ 13 चौका 52 यानी कि यहाँ पर कितना आया 52, यानी कि मिलना चाहिए था बेटा 27, लेकिन मिल कितना गया 52। तो कितना फायदा हुआ ये बता दो आप मुझे, कितना फायदा हुआ बच्चों 25 यूनिट का। कितना फायदा हुआ भाई 25 यूनिट का फायदा हो चुका, यानी कि यहाँ पे कितना फायदा हो गया 25 का। तो इसका मतलब आंसर जो भी होगा ना बच्चों वो 25 का मल्टीपल होगा, ये बात तो तय है। अब 25 का मल्टीपल कौन सा है बच्चों, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि 25 का मल्टीपल एक ही है, इसका मतलब 24 भी आंसर नहीं होगा, 216 भी आंसर नहीं होगा, 124 भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। चलिए अब चेक करते हैं किस तरीके से निकालना है। तो 25 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, जबकि हमें 13 निम्मा 117 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, कितना है 936 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एक यूनिट की वैल्यू काट दो, 13 निम्मा 117 और 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 9 8 72, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 25 8 200, तो इसका मतलब आंसर जो होगा आपका वो 200 होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल जो धन है बच्चों वो 117 यूनिट है, इधर भी और इधर भी, जबकि टोटल जो धन दे रखा है वो 936 है, क्योंकि कुल मनी जो है वो कांस्टेंट थी। तो 117 यूनिट हमने बराबर बराबर कर लिया दोनों रेशियो को, क्योंकि एक ही धन को हमें दो रेशियो में बांटना था। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर आपके समझ में आती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई इसको जल्दी से आप जो है नोट करो। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वो टाइम एंड वर्क का है, जो 2023 में एसएससी ने पूछा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, अमन एक कार्य को 78 दिनों में कर सकता है, राम यह कार्य 39 दिनों में कर सकता है। अमन ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो जाए। ऑप्शन है बच्चों 39/2 दिन, बी ऑप्शन है 17/2 दिन, सी ऑप्शन है 77/2 दिन और डी ऑप्शन है 27/2 दिन। तो चलिए बच्चों टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रखा कि अमन एक कार्य को 78 यानी कि 78 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जबकि राम उसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है बच्चों, अमन ने अकेले काम करना शुरू किया, यानी कि जब शुरुआत हुई काम की तो अमन ने अकेले किया। कितने दिनों के बाद राम को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो सके, ताकि काम 39 दिनों में समाप्त हो चुके। ठीक है, तो इस बात का मतलब है कि जब काम की शुरुआत की गई तो अमन जो है अकेले काम करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके काम करने के कुछ दिन बाद राम भी उसके साथ जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद फिर जो है काम टोटल जो होगा वो 39 दिन में खत्म होगा। अगर टोटल काम 39 दिन में खत्म हुआ तो सोचने वाली बात मेरे भाई ये है कि जो अमन है वो अमन ने तो पूरे के पूरे 39 दिन काम किया है, क्योंकि काम को की जो समाप्ति होगी वो 39 दिन में होगी। 39 दिन तक अमन तो लगातार काम करता रहा होगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता करना होगा कि आखिर वो टोटल काम कितना है। तो 78 और 39 का ले लोगे आप एलसीएम, तो 39 दुनिया 78 यानी कि जो एलसीएम होगा बेटा वो 70-80 होगा, यानी कि जो टोटल वर्क आया बच्चों वो कितना आया 78 आया। क्लियर हुई बात? तो यहां से हमें ये बात पता चली कि अगर अमन 78 दिन में 78 ही काम करेगा तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा भाई, 1 यूनिट करेगा। एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। और अगर मैं बात करूं राम की, वो 39 दिन में 78 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा, ठीक है, लेकिन 39 दिन में अगर काम खत्म हुआ तो 39 के 39 दिन अमन तो काम करेगा ही करेगा ना। अगर अमन एक दिन में एक काम करता है तो 39 दिन में अमन के द्वारा कितना काम होगा। अगर अमन एक दिन में एक चेयर बनाता है तो 39 दिन में कितनी चेयर बनाएगा, आप कहोगे सर 39 ही बनाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अमन के द्वारा 78 में से 39 काम पूरा हो चुका, क्योंकि एक दिन में एक काम, 39 दिन में 39 काम। तो 39 काम जो ये काम पूरा हुआ ये अमन के द्वारा हुआ। तो शेष काम कितना बचा, रेस्ट वर्क कितना बचा बच्चों, आप कहोगे सर रेस्ट वर्क 78 - 39 तो 39 ही बचेगा। तो इसका मतलब जो अमन के हिस्से का काम था वो 39 था, जिसको अमन ने समाप्त कर लिया। तो जो 39 काम बचा ये फिर किसका बचा, आप कहोगे सर इस काम को तो फिर किसने किया होगा, राम ने किया होगा। जबकि राम एक दिन में करता है 2, तो 39 काम को करने में कितने दिन लेगा, आप कहोगे सर 39/2 दिन लेगा। तो इसका मतलब जो शेष काम बचा 39, इस पूरे काम को करने में 39/2 दिन जो काम दिन लगे वो राम को लगे। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा गया कि राम को कितने दिन लगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि राम जो है अमन के साथ कितने दिन बाद जुड़ेगा। आपसे पूछा गया कि राम अमन के साथ कितने दिन बाद जुड़ेगा। तो टोटल जो समय था वो 39 था,
और 39 में से 39/2 दिन राम के लगे पूरे दिन काम खत्म करने में, इस काम को खत्म करने में, जो शेष काम बचा था। तो कितने दिन बाद जुड़ेगा, तो टोटल समय था 39 में से आपको ये 39/2 दिन घटाना पड़ेगा और घटाने के बाद जो भी आंसर होगा वही आपका उत्तर होगा, जो भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, 39 दूनी 78 माइनस 39, तो कितना बचा, 39/2 ही बचेगा। तो इसका मतलब इतने दिन बाद जो है राम अमन के साथ जुड़ता है, जो कि आपका ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका जो है पहला ही आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का यहीं पर अंत करते हैं, ताकि हम जो है कल जो है फिर एक नए और अच्छे और शानदार क्वेश्चन के साथ जो है आपके सामने फिर से हाजिर हो सके। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो है जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी ने बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन न कराकर, क्योंकि आसान क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, जो मैं बढ़िया वाले जो क्वेश्चन होगा, अच्छे क्वेश्चन होगा, वही मैं आपके सामने कराऊंगा बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।